थर्ड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्डहुड। हमारे लास्ट वीडियो में आपने बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंसी कंडीशन की पढ़ी थी। आज हम चाइल्डहुड कंडीशन में किस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों में आ सकती हैं उसके बारे में देखेंगे। आज जो बिहेवियरल प्रॉब्लम हम चाइल्डहुड में पढ़ने वाले हैं वो दो प्रॉब्लम मैं आज आपको बताऊँगा, जिसमें एक है टेम्पर टेंट्रम और दूसरी है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। टेम्पर टेंट्रम का मतलब है एक बच्चे का अपनी बात मनवाने के लिए या पेरेंट्स से अपनी जिद को पूरा करवाने के लिए या फिर माल एडजस्टमेंट, यानी कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं। गुस्सा फिजिकली भी होता है, मेंटली भी होता है। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हाथ पैरों का भी उसमें आपको डिफॉर्मिटी दिखाई देगी। तो वो अपना गुस्सा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है वो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। कारण तो उसमें भी यही होता है, इमोशनल डिस्टर्ब बच्चा होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, अपने एंगर को दिखाने के लिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो अपनी मांग मनवाने के लिए या अपनी बात पूरी करवाने के लिए और अपनी सांस रोक लेता है, जिसे कि हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। ये दोनों ही कंडीशंस बिहेवियरल प्रॉब्लम इसलिए कही जाती हैं क्योंकि सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। समाज में इसको अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक नॉर्मल बिहेवियर की श्रेणी में ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए इन्हें बिहेवियरल प्रॉब्लम माना है और ये चाइल्डहुड कंडीशन की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए हम जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है टेम्पर टेंट्रम, उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। टेम्पर टेंट्रम इज ए सडन आउटबर्स्ट और वायलेंट डिस्प्ले ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड बैड टेम्पर। टेम्पर टेंट्रम एकदम से एक बच्चे के द्वारा किया जाने वाला सडन आउटबर्स्ट है, यानी कि एकदम से उसका गुस्सा हो जाना है। और वायलेंट डिस्प्ले ऑफ एंगर, बहुत ज़्यादा हिंसक तरीके से वो अपना गुस्सा प्रदर्शित करता है। फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर निराशा है तो वो उसे दिखाता है। एंड बैड टेम्पर, और बहुत ही गलत तरीके का गुस्सा वो दिखाता है। एज फिजिकल एग्रेशन, जिसे वो फिजिकली दिखा सकता है, यानी कि अपने हाथ पैरों को चलाएगा, बहुत जर्की मूवमेंट्स होंगे, हाथ पैर मारेगा, किकिंग करेगा, लात मार देगा। और रेसिस्टेंस और प्रतिरोध दिखाता है, सच एज, जैसे कि उनमें हम देख सकते हैं रिजिड बॉडी, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्ड कर लेना, बाइटिंग, काट लेना, किकिंग, लात मारना, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, उसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो उन्हें फेंकना शुरू कर देता है। हिटिंग, ज़ोर ज़ोर से मारना, क्राइंग, रोना, रोलिंग ऑन द फ्लोर, या फिर वो फर्श पर लेटकर अपना गुस्सा दिखाता है, रोल करने लग जाता है फर्श पर। स्क्रीमिंग लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। ये सब आउटबर्स्ट एकदम से बच्चे में दिखाई देता है। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके एंगर को दिखाता है। टेम्पर टेंट्रम अकर्स इन माल एडजस्टेड चिल्ड्रन। देखिए, माल एडजस्टमेंट का मतलब है आपका अपने आसपास के वातावरण से, उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाना। तो अधिकांश टेम्पर टेंट्रम जैसी कंडीशन उन बच्चों में देखी जाती है जो कि अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ फाउंड यूजुअली इन बॉयज़ एंड सिंगल चाइल्ड। ज़्यादातर ये देखा गया है कि बॉयज़ में या फिर सिंगल चाइल्ड, अगर इकलौता बच्चा है, उनमें ही ज़्यादा देखी जाती है। देखिए, बॉयज़ गर्ल्स की तुलना में ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, स्टबर्न होते हैं। और सिंगल चाइल्ड, जैसे कि अगर इकलौता बच्चा है, वो लड़का है, तो माँ बाप भी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उसके लिए, उसकी हर बात मानना शुरू कर देते हैं, हर जिद पूरी करते हैं, वो जो भी मांगता है उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार अगर ऐसा हो जाए कि माँ बाप उसकी विश को पूरी ना करें, तो उन बच्चों में ये कंडीशन देखी जा सकती है, जिसे कि हम टेम्पर टेंट्रम के तौर पर देख रहे हैं। टेम्पर टेंट्रम अकर्स व्हेन द चाइल्ड कैन नॉट इंटीग्रेट द इंटरनल इम्पल्सेस एंड द डिमांड ऑफ रियलिटी। टेम्पर टेंट्रम में मेनली होता यह है कि व्हेन द चाइल्ड कैन नॉट इंटीग्रेट, जब एक बच्चा इंटीग्रेट नहीं कर पाए, यानी कि नहीं समझ पाए द इंटरनल इम्पल्सेस, कि उसके अंदर जो इम्पल्सेस हैं या उसकी जो विशेज़ हैं, इमोशनली जो उसके अंदर जो ट्रिगर हो रहे हैं, वो कारण क्या है, एंड द डिमांड ऑफ रियलिटी, और वाकई में सच्चाई क्या है। मतलब वो वास्तविकता से परे हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मुझे किस तरह से इस चीज़ को एडजस्ट करना है। द चाइल्ड बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, इस वजह से बच्चा निराशा में चला जाता है। एंड रिएक्ट्स इन द ओनली वे ही और शी नोज़, और
अब उसे प्रदर्शित करना है तो वो कैसे करेगा? वो केवल एक ही तरीका जानता है, वायलेंट बॉडीली एक्टिविटी एंड क्राइम। अपने हाथ पैरों को ज़ोर ज़ोर से फेंकना, फिजिकल एग्रेशन दिखाना और ज़ोर ज़ोर से रोना। व्हेन नो सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन इज़ अवेलेबल, और जैसे ही उसके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, डाइवर्जन नहीं होता, टेम्पर टेंट्रम रिजल्ट, और उसका जो रिजल्ट आता है वो टेम्पर टेंट्रम के तौर पर आता है। इफ़ टेम्पर टेंट्रम कंटिन्यूस, अगर ये लंबे समय तक जारी रहता है, द चाइल्ड नीड्स प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, तो उस बच्चे को आवश्यकता है कि उसे चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक ले जाया जाए और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। क्योंकि देखिए, टेम्पर टेंट्रम वैसे तो हम बिहेवियरल प्रॉब्लम मान रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, किसी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, गलती से उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसे हार्म पहुंचा सकती है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए बच्चे की काउंसलिंग ज़रूरी है। पेरेंट्स शुड बी मेड अवेयर अबाउट द बिगिनिंग ऑफ टेम्पर टेंट्रम। माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि वो ये एनालिसिस करें कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि उनका बच्चा टेम्पर टेंट्रम की शुरुआत कर सकता है, एंड व्हेन द चाइल्ड लूजेस कंट्रोल, और कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि उनका बच्चा अपने आप पर से नियंत्रण खो देता है। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड अल्टरनेट एक्टिविटी एट दैट टाइम। माँ बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब उनका बच्चा इस तरह की कोशिश कर रहा है या टेम्पर टेंट्रम दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसी समय उसके लिए कुछ अल्टरनेट एक्टिविटी लेकर आए। नोबडी शुड मेक फन, कभी भी बच्चे का जब वो ऐसी कंडीशन में है उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। एंटीज, उसे परेशान भी नहीं करना चाहिए, उसे बार बार बुली नहीं करना चाहिए कि देखो कैसा बच्चा है। इस तरह की चीज़ें क्या कर सकती हैं? द चाइल्ड अबाउट द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर हम सोशली अनएक्सेप्ट करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उसके बारे में अगर उसका मजाक बनाएंगे या उसे टीज़ करेंगे तो हो सकता है वो बच्चा कभी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएगा। पेरेंट्स शुड एक्सप्लेन द चाइल्ड दैट द एंग्री फीलिंग इज़ नॉर्मल। माँ बाप को बच्चे को समझाना चाहिए कि गुस्सा होना स्वाभाविक है, सभी लोग होते हैं, बट कंट्रोलिंग एंगर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग अप। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो गुस्से पर नियंत्रण पाना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गुस्से पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बच्चे को सिखानी चाहिए माँ बाप को। द चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेल्फ इंजरी। दूसरी बात यह है कि बच्चा अपने आप को कोई चोट ना पहुँचा ले, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और फ्रॉम डूइंग इंजरी टू अदर्स, या फिर वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अपने पेरेंट्स को या उसके आसपास उस समय पर जब भी कोई व्यक्ति होगा तो वो उसे इंजर्ड कर सकता है। तो इस बात का ख्याल माँ बाप को रखना होगा। फ्रस्ट्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय काम एंड लविंग अप्रोच। देखिए, हमने शुरू से जब से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, हमने एक चीज़ देखी है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी थेरेपी है कि उनके साथ शांत व्यवहार किया जाए और उन्हें बहुत सारा प्रेम और स्नेह दिया जाए। तो यहाँ भी ये चीज़ उसकी फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकती है। आफ्टर द टेम्पर टेंट्रम इज़ ओवर, जैसे ही बच्चे का ये जो स्पेल है जिसमें उसने इतना ज़्यादा वायलेंट एंगर दिखाया था वो ख़त्म होता है, द चाइल्ड्स फेस एंड हैंड्स शुड बी वॉश्ड। बच्चे का फेस और उसके हाथों को अच्छे से वॉश किया जाना ज़रूरी है। वॉश क्यों किया जाए? क्योंकि हो सकता है जब वो उस कंडीशन में था, टेम्पर टेंट्रम वाली कंडीशन में था, तो किसी तरह की हानिकारक चीज़ें जो कि उसके लिए हार्मफुल हो सकती हैं वो उसके हाथों पर या फेस पर लग गई हों, इसलिए उसे वॉश किया जाना ज़रूरी है। और उसे उससे रिलीफ भी मिलेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस भी उसका रिलीज होगा। एंड प्ले मटेरियल टू बी प्रोवाइड फॉर डाइवर्जन, और उसे जो उसके फेवरेट खिलौने हैं, फेवरेट टॉयज़ हैं या उसका कोई फेवरेट गेम है, उसमें उसको डाइवर्ट कीजिए। मेन चीज़ जो हमने देखी इसमें, बच्चे का गुस्सा है, उसका वायलेंट एंगर है जो कि वो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर कर रहा है। और इसके ट्रीटमेंट के अगर बारे में हम देखते हैं तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जिसमें कि बच्चे को चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक लेकर जाना चाहिए। उसके बाद डाइवर्जनल थेरेपी, जिसमें कि बच्चे को आप कहीं और डाइवर्ट करें। यही इसके बारे में हम उपचार के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम की हमने बात की थी चाइल्डहुड में, वो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, यानी कि बच्चे के द्वारा अपनी सांस को रोक लेना। देखिए, कारण यहाँ भी वही है जो कि टेम्पर टेंट्रम में था। वहाँ बच्चा अपने गुस्से को प्रदर्शित कर रहा था, खुद को नुकसान पहुँचा सकता था या दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता था। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चा अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, यानी कि अपनी सांस को रोककर। तो आइए पढ़ते हैं कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में क्या क्या होता है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में अकर इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 months to 5 years ऑफ एज। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो फर्स्ट ईयर में, तो उसमें बताया गया है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे उसके साथ साथ रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है।
तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल की शुरुआत जो है वो बच्चों में 6 महीने की उम्र से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व इन रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन और एंगर, और ये देखा गया है कि ये उस बच्चे की निराशा और उसके गुस्से का ही रिजल्ट है या उसका रेस्पॉन्स है। द चाइल्ड इज़ फाउंड विद वायलेंट क्राइंग, इसमें भी वो हिंसक तरीके से रोता है, यानी कि ज़ोर ज़ोर से स्क्रीमिंग लाउडली, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। सडन सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग ऑन एक्सपिरेशन, और सांस खींचने के बाद वो उसे छोड़ता नहीं है, यानी कि एक्सपिरेट नहीं करता है और उस सांस को रोक लेता है अपने अंदर, सीज कर लेता है। साइनोसिस एंड रिजिडिटी, इसकी वजह से आप जानते हैं कि जब प्रॉपर ऑक्सीजन उसके टिश्यूज़ को नहीं मिलेगी, उसके ब्रेन को नहीं मिलेगी, देन साइनोसिस शुड बी रिजल्ट एंड रिजिडिटी, और उसके हाथ पैर जो हैं वो भी बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। ये चीज़ें हम देख सकते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में। और क्या क्या देख सकते हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बच्चे का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो भी अल्टर्ड हो जाता है। टॉनिक क्लोनिक मूवमेंट्स, इसका मतलब है अनियमित रूप से बच्चे के हाथ पैरों का मूवमेंट करना। जैसे कि आप जानते हैं कन्वर्जेंस जो कंडीशन है वो तब ही क्रिएट होती है जब बच्चे के ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, तो यहाँ भी वो देखा जा सकता है क्योंकि उसने अपनी सांस रोक ली है। द चाइल्ड लुक पेलर, बच्चा पीला दिखाई दे सकता है बिकॉज ड्यू टू द साइनोसिस एंड लाइफ लेस, और ऐसा लगता है कि बच्चा मरने वाला है या लाइफ उसकी लेस है। हार्ट रेट बिकम स्लो, उसकी हार्ट रेट बहुत धीरे हो जाती है। दिस अटैक लास्ट्स फॉर 1 to 2 minutes देन ब्रीदिंग रेज्यूम्ड, ये जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल का जो अटैक है ये 1 से 2 मिनट तक चलता रहता है और उसके बाद उसकी ब्रीदिंग वापस नॉर्मल हो जाती है, रिज्यूम हो जाती है। पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स बिकम वेरी एंक्शियस विद दिस अटैक, बच्चे के माँ बाप और उसके जो परिवार के अन्य लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखकर। अटैम्प्ट टू प्रिवेंट द स्पेल इज़ यूजुअली नॉट सक्सेसफुल, यदि आप चाहें फोर्सफुली उस बच्चे के साथ इस तरह इस चीज़ को हटाना चाहें, उसका स्पेल जो है वो तोड़ना चाहें, तो ये सक्सेसफुल नहीं होता है। पेरेंट शुड बी टॉलरेंट, उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा सहनशील होना होगा, काम एंड काइंड, और उन्हें शांत रहना होगा और बच्चे के प्रति स्नेह प्रदर्शित करना होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स आर इसेंशियल अप्रोच, सबसे पहले तो पहचानना कि क्या कारण है और फिर उसको करेक्ट करना। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब जो उत्तरदायी कारक है, जिनमें कि उसके इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं या उसका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अप्रोच है इसमें। ओवर प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ पेरेंट में इंक्रीज अनरीजनेबल डिमांड ऑफ द चाइल्ड, जब एक बच्चा इतना डिमांडिंग हो जाता है, उसे लगता है कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, तो ये रिजल्ट है जब माँ बाप ने ओवर प्रोटेक्शन अपने बच्चे के लिए दिखाई है, यानी कि जो उसने मांगा वो उसको ला कर दिया, जैसा वो रहना चाहता था उसको वैसा ही रहने दिया, कभी डिसिप्लिन में उसको नहीं रखा, तो ये उसकी डिमांड जो है बच्चे की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और अनरीजनेबल, जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जिद करता है, और आप देख सकते हैं अगर जिद पूरी नहीं होगी तो वो इस तरह ब्रेथ होल्डिंग स्पेल दिखा सकता है। द चाइल्ड कैन यूज सेकेंडरी गेन एज एडवांटेज, बच्चा क्योंकि माँ बाप डर जाएंगे जब देखेंगे कि उनका बच्चे की ऐसी हालत है, तो वो डर जाएंगे और जो वो मांग रहा है या जो वो जिद कर रहा है उसको वो पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बच्चा इसको एडवांटेज के तौर पर भी ले सकता है, उसे लगेगा कि जब भी जिद पूरी करवानी है अपनी सांस रोक लो, तो ये कंडीशन सामने आ सकती है। पनिशमेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, पनिशमेंट देना, बच्चे को सज़ा देना, बच्चे पर गुस्सा दिखाना या किसी तरह की ऐसी प्रतिक्रिया देना, वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जब भी आप बच्चे को पनिश करेंगे तो बच्चा उल्टा उस पर असर होगा और वो ये चीज़ ज़्यादा दिखा सकता है। एंड मे कोज अनदर एपिसोड, और दूसरा एपिसोड भी इसमें आ सकता है। रिपीटेड अटैक ऑफ द स्पेल्स नीड टू बी इवेल्युएटेड, बार बार अगर बच्चा स्पेल दिखाता है, ये ब्रेथ होल्डिंग करता है, तो इसको आपको इवेल्युएट करना होगा। फिर केयरफुल हिस्ट्री, पूरी प्रॉपर हिस्ट्री जाने कि कौन कौन सी कंडीशन है, बच्चा क्यों ऐसा करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस टू एक्सक्लूड कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स, प्रॉपर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाइए, ज़रूरी जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवाई जानी चाहिए, टू एक्सक्लूड, ताकि पता लगाया जा सके कन्वल्सिव डिसऑर्डर। यदि टॉनिक क्लोनिक मूवमेंट्स की बात हमने की थी, यदि कन्वल्जेंस की कंडीशन है तो फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी है, और एनी अदर प्रॉब्लम, और या फिर इसकी वजह से कोई अन्य जो समस्याएं, अन्य जो चीज़ें उसके सामने आई हैं जो उसके लिए नुकसानदायक है, उनका भी आपको एक्सक्लूड करना होगा और पता लगाना होगा। तो आज के हमारे टॉपिक में
हमने टेम्पर टेंट्रम और ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जैसी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पढ़ी जो कि चाइल्डहुड कंडीशंस में होती हैं। धन्यवाद।